गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान कक्षा 9 का अध्याय 6 जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई क्या चीज है? यहाँ पे कोशिका। क्या है? कोशिका। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका। तो कोशिका के बारे में जस्ट इससे पहले क्लास में पढ़ा दिए थे। उसके बाद हम लोग कोशिका, अब जैसे कोशिका के अंदर क्या होता है, सिर्फ कोशिका में जो अंदर में उसके जो कोशिकांग होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका बनता कैसा है, कोशिका दिखता कैसा है और उसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, ये चीज देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को दो 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 प्रकार की कोशिका दिख रही है। पहला है ये पादप कोशिका, ये जंतु कोशिका। अब देखना, ये पादप मतलब पेड़ पौधे, जंतु मतलब जीव जंतु। ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अब इनमें देखते हैं, इस पॉइंट वाइज अपन पढ़ेंगे। ये ओरल है, इसके बाद जब हम डिटेल देंगे तो एक एक पॉइंट को लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। अभी देख लेते हैं, ये पादप कोशिका का है और ये जंतु कोशिका का है। ये पूरी तरीके से आपको अगर सही नहीं लग रहा है तो आपको पुस्तक से भी बता देंगे, पुस्तक में ज्यादा सही दिया है। अब देखना, इसके अंदर सबसे पहले वर्ड आपको देखने को मिल रहा है कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा भित्ति या प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं उसको। जो ये पादप कोशिका है, ये पादप कोशिका है, इसका जो बाहरी आवरण रहता है, बाहरी परत, ये बाहरी परत, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति होती है वो सिर्फ पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती। ये ध्यान रखना, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती। इसके आगे देखेंगे, ये कोशिका भित्ति के अंदर जो है ये वाला परत, ये वाला परत क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली। क्या कहलाता है? ये कोशिका झिल्ली। और ये जंतु कोशिका में भी जो ऊपरी परत होता है, ये परत भी क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली। क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली, ये भी कहलाता है। और पादप कोशिका में भी ये अंदरी परत जो है कोशिका झिल्ली कहलाता है। कोशिका झिल्ली। अब क्या होगा? कोशिका झिल्ली मिल गया, कोशिका भित्ति मिल गया। आपको पता चल जाएगा कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति कौन सा कहते हैं, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली किसको कहते हैं, कोशिका भित्ति किसको कहते हैं। और ये ध्यान रखना कि कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती। क्लियर? अब देखते हैं, बात आ गया केंद्रक। केंद्रक, तो केंद्रक बस बोलने से आप लोगों को यहाँ पर देखना, केंद्रक जो है यहाँ देखना, जंतु कोशिका में केंद्रक कहाँ है, पादप कोशिका में केंद्रक कहाँ है। केंद्रक, ये जंतु कोशिका का केंद्रक हो गया, ये पादप कोशिका का केंद्रक हो गया। जंतु कोशिका के केंद्रक ये हो गया केंद्रक। ओके, अब केंद्रक भर बोलने से इसमें काम नहीं चलेगा। केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रक हो गया। अब देखते हैं, केंद्रक तो हो गया, अब केंद्रक के अंदर भी कुछ होता है। और क्या होता है? केंद्रक द्रव्य होता है। ठीक, अब देखना, जीव द्रव्य या जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य, ये पढ़ेंगे। इसके बाद केंद्रक हो गया। तो केंद्रक से, जो केंद्रक के अंदर होता है, केंद्रक द्रव्य, इसके अंदर का
द्रव्य, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य, और ये पूरी कोशिका में भी द्रव्य होते हैं, उसको लेकर फिर कोशिका द्रव्य। इसमें भी केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य और पूरे कोशिका में भी द्रव्य रहते हैं, वो कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों, इन दोनों को मिलाकर पूरे को क्या कहेंगे एक साथ? जीव द्रव्य। क्या कहेंगे? जीव द्रव्य। ओके, देखना, इस केंद्रक के अंदर द्रव्य है और इस पूरे कोशिका के अंदर द्रव्य है। केंद्रक के अंदर द्रव्य को केंद्रक द्रव्य, कोशिका के अंदर द्रव्य पूरा है, पूरे कोशिका के अंदर तो कोशिका द्रव्य, और पूरे को मिलाकर जब बोलोगे तो जीव द्रव्य। उसी प्रकार जंतु में भी होगा। ठीक है, अब देखते हैं, यहां पर आपका क्लियर हो गया। अब देखना, कोशिका, भित्ति, झिल्ली, केंद्रक, जीव द्रव्य क्लियर है। इसके आगे आप कोशिका के अंदर पढ़ोगे कोशिकांग, कोशिका के अंग, कोशिकांग या कोशिका अंगक। ठीक, इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? देखना, ये जो पूरा ओरल है, इसको चित्र को बताया हूं आपकी पुस्तक में, इससे अच्छा चित्र होगा उसको दिखाऊंगा, उसको बताऊंगा, आप लोग इसमें समझने की कोशिश करना। कोशिका अंगक जो है, इसमें बहुत सारे अंगक होंगे कोशिका के, और इस सबको डिटेल करेंगे। पहले इसको जान लेते हैं। अंतःद्रव्यीय जालिका या अंतःपरद्रव्यीय जालिका, ये किसको कहेंगे? ये जो है, ये यहां पर दिख रहे अंतःपरद्रव्यीय जालिका कहलाएगी जंतु कोशिका में, और पादप कोशिका में भी अंतःपरद्रव्यीय जालिका पाई जाती है। ठीक, अब इसका कार्य क्या होता है इसको डिटेल करेंगे तो पढ़ेंगे। देखना, एक चीज ध्यान रखना, ये केंद्रक से जुड़ी हुई होती है, और देखना यहाँ पर जो देखना जंतु कोशिका, पादप कोशिका में ये जो केंद्रक होता है ये थोड़ा सेंटर रहता है ना, और नीचे रहेगा ये। ध्यान देना, जब पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो थोड़े किनारे में होता है, और जो जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है वो सेंटर में होता है। ये चीज ध्यान रखना। ओके, अब देखना, अंतःपरद्रव्यीय जालिका या अंतःद्रव्यीय जालिका, ये क्या होता है? इसको कहेंगे अंतःद्रव्यीय जालिका। इनके कार्य बताएंगे अभी, और ये केंद्रक से जुड़े हुए होते हैं, दोनों में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी। क्लियर? अब देखते हैं ग्लाजिकाए, इनको ग्लाजिकाए कहते हैं। ये जंतु कोशिका में भी होते हैं, पादप कोशिका में भी होते हैं, और जंतु कोशिका में भी होते हैं। क्लियर? इनके कार्य बताएंगे। फिर ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम, तो ये लाइसोसोम क्या है? छोटी छोटी रिक्ति के टाइप के रहेंगे, इसमें कोशिका द्रव्य तरल पदार्थ भरे होंगे। ये देखना, ये लाइसोसोम है, इधर भी पादप में भी ये लाइसोसोम है, इनके कार्य पढ़ेंगे, ये लाइसोसोम कहलाएंगे। ठीक है, ये जंतु में भी पाए जाते हैं, पादप में भी पाए जाते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है कोशिका, इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा संरक्षित करके रखती है ये कोशिका के लिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया कहलाएगी। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इनमें पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी पाए जाते हैं। इसके बाद आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बाद प्लास्टिड। प्लास्टिड या लवक कहेंगे जिसको, प्लास्टिड या लवक। ये क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्टिड। इस प्रकार के बहुत सारे प्लास्टिड पाए जाते हैं। तो यहाँ
आपको प्लास्टिड जो है ये आपको सिर्फ पादप कोशिका में मिलेंगे, जंतु कोशिका में नहीं मिलेंगे। क्लियर? पादप कोशिका में ही प्लास्टिड पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। क्लियर? अब देखना इसके आगे आते हैं रसधानियां या रिक्तिका। तो रसधानियां या रिक्तिका जो होती हैं ये पादप कोशिका में बहुत बड़ा होता है इनका आकार, जबकि जंतु कोशिका में ये नहीं होता, या होता भी है तो इनका आकार बहुत छोटा होता है। ठीक है? क्लियर? तो देखना ये क्या होते हैं, ये तरल द्रव्य भरे होते हैं इनके अंदर, एक थैली रहती है जो तरल द्रव्य इनके अंदर भरे होते हैं, और ये पादप कोशिका में बहुत आकार इसका बड़ा रहता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं रहता, या रहता भी है तो इनका आकार बहुत छोटा रहता है। ठीक है? क्लियर? अब देखते हैं, ये क्लियर हो गया, यहां तक पढ़ लिए। अब एक एक टॉपिक उठा के साथ उसको डील करेंगे। और कोशिका भित्ति जब पढ़ोगे या कोशिका झिल्ली जब पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको दो टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा, विसरण या परासरण। ठीक, ये दो टॉपिक पढ़ना आप लोग पढ़ाएंगे उसको। तो इसका अब डायग्राम बता देते हैं इस चीज का, फिर क्लियर करेंगे इसको। देखिए इधर ये देखिए, ये है पादप कोशिका, ये है जंतु कोशिका। ये है पादप कोशिका, ये है जंतु कोशिका। इसमें देखेंगे सबसे पहले ऊपर दिया है कोशिका भित्ति, उसके बाद दिया है कोशिका झिल्ली, दोनों में दिया है कोशिका झिल्ली, ये पादप हो गया, ये जंतु हो गया। इसके बाद दिया है क्लोरोप्लास्ट या लवक देखो सिर्फ पादप कोशिका में दिया है, जंतु कोशिका में नहीं दिया है लवक। उसके बाद दिया है देखिए अंतःप्रादवी जालिका, दोनों में दिया है। उसके बाद केंद्रक को देखो, केंद्रक भी दोनों में है। देखो इसमें केंद्रक सेंटर में है, इसमें थोड़ा किनारे में है। अब देखना ग्लाजिकाए, दोनों में दिया है ग्लाजिकाए, इसमें छोटा है जंतु कोशिका में, और पादप कोशिका में ग्लाजिकाए थोड़ा बड़ा है। रिक्तिका या रसधानियां दोनों में दिया है। देखो इसमें नहीं दिया है या छोटा मात्रा में छोटा दिया है, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा दिया है। उसके बाद देखना कोशिका द्रव्य सब में है। उसके बाद देखना माइटोकॉन्ड्रिया दिया है दोनों में, और क्या दिया है उसके बाद लाइसोसोम। अब इनके कार्य क्या होते हैं इनको पढ़ेंगे। इससे पहले इस चीज को आप लोग देख लीजिए, और इसको घर में इसका चित्र बनाकर इसका प्रैक्टिस करना, और किस चीज को क्या बोलते हैं ये पहले क्लियर करना, फिर इसका कार्य पढ़ना। इसके बाद हम देखेंगे अंतर, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर देखते हैं। तो जंतु कोशिका में क्या होती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जंतु कोशिका में जब पढ़े आप, ये जंतु कोशिका, ये पादप कोशिका पढ़े आप, तो ये कोशिका भित्ति पादप में थी लेकिन जंतु में नहीं है। ठीक, अब देखना कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। दूसरा क्या देखेंगे, प्लास्टिड जो है ये पादप कोशिका में पाई जाती है, परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। प्लास्टिड पढ़े थे, है ना? तो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती लेकिन पादप कोशिका में पाई जाती है। इसके बाद देखेंगे रसधानियां, जंतु कोशिका में रसधानियां जो नहीं होती और होती भी है, जंतु कोशिका में रसधानियां तो या तो नहीं होती या होती है तो उनका आकार छोटा होता है।
परंतु जब पादप कोशिका में देखोगे तो रसधानियां होती है और उनका आकार बहुत बड़ा होता है इसके मुकाबले। ठीक है, अब देखना ग्लाजिकाए, इसको देखने से पहले आप लोग ये देख लो कि जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है, जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, केंद्र में होता है, परंतु पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो सेंटर में नहीं होता बल्कि थोड़ा किनारे रहता है। अब देखना एक महत्वपूर्ण है ग्लाजिकाए, ग्लाजिकाए जो होता है, ग्लाजी उपकरण, ये क्या होता है, जंतु कोशिका में तो होता है, ठीक है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, परंतु पादप कोशिका में ये उतना ज्यादा विकसित नहीं होता। जंतु कोशिका में पाया जाता है परंतु पादप कोशिका में उतना ज्यादा विकसित नहीं होता, और इसी को पादप कोशिका में क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। क्लियर, ये अंतर हो गए आपके जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, इसको अच्छे से देखेंगे। इसके आगे पढ़ेंगे प्लाज्मा झिल्ली के अंदर विसरण या परासरण, ये दो चीज होते हैं, विसरण और परासरण। तो देखेंगे विसरण क्या होता है, विसरण जो होता है और परासरण जो होता है, पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब होती है तो विसरण कहलाती है। जैसे इसको समझने के लिए आप लोग देखें, सांद्रता को समझना जरूरी है। और सांद्रता क्या होती है, सांद्रता क्या होती है, अगर कोई एक ग्लास ले लिया मैं, एक ग्लास ले लिया मैं, इस ग्लास में मैं पानी डाल दिया है ना, पानी डाल दिया और इसमें मैं 1 चम्मच शक्कर को घोल दिया, ठीक, 1 चम्मच शक्कर घोल दिया, तो इसमें देखना इसकी सांद्रता कम है, इसकी सांद्रता कम है। एक छोटी चम्मच, एक चुटकी शक्कर घोल दिया तो इसकी सांद्रता कम है। उसी को मैं अगर इसको चाशनी बनाना चाहूंगा तो क्या करूंगा, इसमें मैं शक्कर की मात्रा बढ़ाते जाऊंगा, ये थोड़ा गाढ़ा होते जाएगा तो चाशनी बन जाएगा, तब इसकी सांद्रता ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रहा है, सांद्रता किसको कहेंगे कि किसी पदार्थ का विलयन का उस पदार्थ में अधिक मात्रा में किसी विलयन में कोई पदार्थ का अधिक मात्रा में होना उसकी सांद्रता कहलाएगी। ठीक है, अब देखना, तो यहां पर जब देखोगे तो विसरण क्या कहलाएगा, पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। ठीक है, पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है तो विसरण कहलाता है। एक उदाहरण देखना, एक गिलास है, इस गिलास में मैं एक कोई सा भी कलर डाल दिया, एक स्याही डाल दिया, तो स्याही की एक बूंद डाल दिया मैं, तो यहां से जब ये बूंद फैलेगा है ना, तो देखना यहाँ पर जो स्याही की सांद्रता अधिक होगी, लेकिन जब ये फैलेगा इधर आकर तो यहाँ पर देखना इसकी सांद्रता कम थी, तो यहाँ से जब इधर आ रहा है ये स्याही, तो देखना उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर फैल रहा है। यही कारण है कि यहाँ स्याही जो फैल जाती है मिश्रण के कारण। जब आप कहीं देखना किसी चीज का आपको खुशबू आता है, सुगंध आता है, तो वो भी विसरण के कारण ही आता है। एक जगह में जहां से खुशबू उत्पन्न हो रही है वहां उसका सांद्रता अधिक होगा, लेकिन वो दूर फैलते फैलते आपको अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की हो जाएगी, तो इधर भी आपको खुशबू आ जाएगी उसकी। ठीक है, क्लियर है। उसी प्रकार पौधों में क्या होता है, जब पत्तों में देखना जब ये एब्जॉर्ब करता है CO2 एब्जॉर्ब करेगा, तो इसकी सांद्रता अगर अंदर में है अधिक हो गई, ये ले लिया यहाँ से, इसकी सांद्रता अंदर में कम थी,
लिया, बाहर की सांद्रता CO2 की ज्यादा थी अंदर से, इसलिए अंदर लिया, और ये अंदर में अगर CO2 की सांद्रता अधिक होगी तो ये उसको बाहर छोड़ देगा। उसी प्रकार O2 को भी ऐसी करेगा, ऑक्सीजन को भी, अगर उसकी सांद्रता अंदर में कम है तो लेगा, और उसकी सांद्रता अंदर में अधिक होगी तो वो बाहर छोड़ देगा उसको। ठीक है, क्लियर है? अब देखना ये तो आप लोग समझ गए मिश्रण। अब देखना परासरण। ठीक, परासरण क्या होता है? तो परासरण में देखना, इसमें पदार्थ की गति हो रही थी ना, इसमें देखना परासरण में जल के अणुओं की गति, जल के अणुओं की गति होगी। जल के अणुओं की गति जब वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली, वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली, इस चीज को याद रखना, जल के अणुओं की गति जब वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो परासरण कहते हैं। जब जल के अणुओं की गति वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसको परासरण कहते हैं। इसको समझो, वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं बता रहा हूं। एक जैसे कि एक डिब्बा हो गया, एक डिब्बे में ये वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली है। ठीक, एक डिब्बे में वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली है, दोनों तरफ समान मात्रा में जल है, मतलब समान मात्रा तक जल है। अब देखना, इसमें मैं क्या किया, एक चम्मच शक्कर डाल दिया, ये वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली है, तो एक तरफ क्या किया, मैं एक चम्मच शक्कर डाल दिया, और एक तरफ क्या किया, 10 चम्मच शक्कर डाल दिया। समझ में आ रहा है? एक तरफ 1 चम्मच शक्कर डाल दिया, एक तरफ 10 चम्मच शक्कर डाल दिया, तो देखना इसकी सांद्रता, इधर वाले की सांद्रता अधिक होगी, इधर वाले की सांद्रता कम होगी, इसकी पदार्थ की। लेकिन अगर जल की सांद्रता देखें तो पानी की सांद्रता इधर अधिक होगी और इधर कम होगी। पानी का सांद्रता इधर कम होगा और इधर अधिक होगा। तो जब जल जो होता है ये अगर वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग भाग में है और जल की सांद्रता अधिक इधर है, तो जल के अणु का जल की अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा जाना ही परासरण कहलाता है। तो जल के अणु का वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता, जल की सांद्रता इधर निम्न है इसलिए अधिक सांद्रता से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना परासरण कहलाता है। और ये तब तक जाएगा जब तक ये इधर जाते जाएगा तो ये बढ़ते जाएगा और इधर कम होते जाएगा, और ये तब तक जाएगा जब तक दोनों तरफ की सांद्रता दोनों तरफ जल की सांद्रता बराबर ना हो जाए, तब तक यह जाते रहेगा। ठीक है, क्लियर है? इसको समझने के लिए, परासरण को समझने के लिए एक और उदाहरण देते हैं। जैसे कि एक पेड़ है, ये पेड़ है, इस पेड़ में ये जड़ है उसकी, तो इस पेड़ में पानी डालोगे जब जमीन में, तो ये क्या करेगा, इस पानी को सोखेगा। क्या इस पानी को सोखेगा? तो हाँ, बिल्कुल सोखेगा जरूर। ये पानी इसके अंदर जाएगी और किसके जरिए जाएगी ये देखते हैं। तो जब यहाँ देखोगे तो ये यहाँ जड़ में, पेड़ की जड़ में कोशिकाएं होंगी उनकी, और ये कोशिकाएं द्वारा ये जल को अंदर लेगा अपने अंदर, है ना। तो ये जब जल को अंदर लेगा तो ये जो कोशिका है, ये कोशिका जब इसके जल को अंदर लेगा तो देखना ये बाहर जो है जल की सांद्रता अगर अधिक होगी, बाहर जो है जल की सांद्रता
अधिक होगी, बाहर जो है जल की सांद्रता अधिक होगी और कोशिका के अंदर जल की सांद्रता कम होगी, तो ये परासरण द्वारा इसको जल को सोखेगा, अंदर लेगा, इसको बोलेंगे परासरण। ठीक है, अब देखना इसमें आते हैं, इसी को बोलेंगे परासरण। ठीक, अब देखना इसी में आते हैं, ये हो गया अल्प प्रसरण, परासरण, संपरासरण और अतिप्रसरण। 3 प्रकार के परासरण होंगे। अल्पदाबी परासरण, समदाबी अति देखना। अब इसमें यहां देखना, जब एक नॉर्मल जाएगा, ठीक है, यहां पर रख दिए, जल डाल दिए, तो ये अंदर ले लेगा इसको, तो परासरण के द्वारा ही लेगा। लेकिन अब देखना, मान के चलो एक ग्लास में पानी है, इसकी सांद्रता जो भी है, एक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली में एक और जल का थैला रख दिया जाए, इसमें पारगम्य झिल्ली के अंदर जल रख दिया जाए। अब पानी की सांद्रता दोनों तरफ समान है, इस झिल्ली के अंदर भी और इस गिलास के अंदर का भी पानी, झिल्ली के बाहर के पानी, दोनों की तरफ की सांद्रता समान है, तो क्या पारगम्य झिल्ली द्वारा परासरण होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ की सांद्रता समान है, तो इसको बोलेंगे समदाबी परासरण, जो कि इसमें ये आपस में एक दूसरे की तरफ नहीं जाएगा, जल के अणु का गति नहीं होगा, ये समदाबी परासरण है। और देखना इसके बाद, अगर इस कोशिका के अंदर जल की मात्रा अधिक है, ठीक, और ये बाहर, ये जड़ है इसका, और पेड़ की ये जड़ है, ठीक, तो ये जड़ के कोशिकाएं हैं, इस कोशिका के अंदर जल की मात्रा अधिक है, और ये कोशिका के बाहर जो मिट्टी है, इन मिट्टी में जल की मात्रा नहीं है, तो क्या ये मिट्टी को ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा ये जो जल है, ये कोशिका से बाहर निकलकर मिट्टी को मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि देखना इसमें पढ़े हैं, परासरण का जो नियम है वो उच्च जल के उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा जाएगा। तो इधर तरफ जब जल का सांद्रता है ही नहीं, सूखा है, तो ये क्या करेगा, अपने जो उसका कोशिका है वो क्या करेगा, इसको जल को बाहर निकालेगा वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा। इस तरह से आपका पेड़ सूख भी सकता है। अगर आप कुछ ऐसा विलयन बना रहे हो, इसी को बोलेंगे अति परासरण, अति दाबी परासरण। देखना, तो ये देखना, अगर कोई आपका कोशिका है, ये अगर इधर का जो जल है उसका क्या है, सांद्रता कम है, और इस कोशिका के अंदर का जो जल का सांद्रता है वो अधिक है, तो ये यहाँ पर इसको अपने जल का दे देगा और ये कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, क्लियर? यही चीज है स्वेषण और परासरण। इसके आगे और पढ़ेंगे। अब आप लोग इसको पढ़ के आना, कोशिका संगठन पढ़ना, अंतःझिल्ली तंत्र और कोशिकांग, इसको कंप्लीट करना। ये दिया है कोशिका झिल्ली, इसको कंप्लीट करना।
फिर आगे कल और पढ़ाएंगे इसके बारे में। क्लियर है?